गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर रविकांत ठाकुर है। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ एट एपेक्स हॉस्पिटल DLW वाराणसी। हम लोग आज बेसिकली बात करने वाले हैं जो 28 जुलाई को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, जिसका थीम इस साल वन लाइफ वन लीवर है। तो बेसिकली हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। ये मेनली इसलिए है कि ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके हेपेटाइटिस के बारे में। तो जो वायरल हेपेटाइटिस है बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। तो जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है वो हेपेटाइटिस A, E और कभी कभी हेपेटाइटिस B भी एक्यूट फ्लेयर के साथ प्रेजेंट करता है। और क्रॉनिक हेपेटाइटिस जो होता है वो मेनली हेपेटाइटिस B और C और हेपेटाइटिस D जो कि हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन के साथ होता है। एक्यूट हेपेटाइटिस जो A और E के साथ होता है वो यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होता है और उतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी या फिर जान का खतरा नहीं रहता है, एक्सेप्ट जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनमें अगर हेपेटाइटिस E का इन्फेक्शन होगा तो उसमें 20% तक रिस्क रहता है बच्चे पे और मदर पे जान का खतरा रहता है। तो उसको इसीलिए और क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। अदरवाइज जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनमें हेपेटाइटिस A और E सेल्फ लिमिटिंग होता है, जो कि कुछ समय के बाद ठीक हो जाता है। जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है जैसे कि हेपेटाइटिस B और C, ये भी काफ़ी पेशेंट्स में देखने को मिलता है और ये लॉन्ग टर्म में ओवर ए पीरियड ऑफ 20-30 ईयर्स लीवर ख़राब कर सकता है, जिसको कि सिरोसिस बोलते हैं। तो लीवर सिरोसिस कर सकता है और उससे होने वाली सारी कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि पेट में पानी भर जाना, जॉन्डिस होना, खून की उल्टियाँ होना, गफलत में जाना या फिर जान का खतरा या फिर आगे चल के कैंसर वगैरह डेवलप करने का भी प्रॉब्लम रहता है। तो जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस A और E से होता है उसका जो इन्फेक्शन होता है मेनली फीको ओरल ट्रांसमिशन बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो दूषित पानी होगा या फिर कुछ ऐसा चीज़ जो कि गंदे पानी से बना है वो अगर आप लोग लेते हैं तो उसी से इन्फेक्शन होता है। जनरली एक्यूट इन्फेक्शन बच्चों में होता है, खासकर हेपेटाइटिस A बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। E वाला जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी हो सकता है, जिसमें कि बताया कि हमने काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस B है जो कि हेपेटाइटिस B और C है, इसका ट्रांसमिशन बेसिकली ब्लड के थ्रू होता है। तो अगर मान लीजिए आप कोई पेशेंट ऑलरेडी इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस B से या हेपेटाइटिस C वायरस से इन्फेक्टेड है और अगर वो कोई रेजर यूज़ कर रहा है, ब्लेड यूज़ कर रहा है, उसको आप रीयूज़ कर रहे हैं अपने ऊपर, या फिर कहीं पे अगर नीडल शेयरिंग हो रहा है, सेम नीडल जो उनमें यूज़ किया गया वही नीडल अगर आप में यूज़ किया जाए तब भी ट्रांसमिशन का रिस्क रहता है। फिर अगर मान लीजिए अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, अगर आपको पता नहीं है स्टेटस क्या है सामने वाले का, उससे भी ट्रांसमिशन हो सकता है। और अगर मदर इन्फेक्टेड हैं तो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन भी होता है। खासकर हेपेटाइटिस B का ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हेपेटाइटिस C वायरस, बट उसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, जिससे कि ट्रांसमिशन को रोका जा सके। तो बेसिकली जो एक्यूट इन्फेक्शंस है वो फीको ओरल ट्रांसमिशन और जो क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं उनका जो है ब्लड के थ्रू ट्रांसमिशन या फिर क्लोज इंटीमेट कॉन्टैक्ट अगर होगा तभी उसका ट्रांसमिशन होता है। तो जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है हम लोग कब सस्पिशन करते हैं, अगर पेशेंट को एक प्रोड्रोमल सिम्टम मिल रहा है जैसे कि वीकनेस है, फटीग है, वोमिटिंग हो रहा है, फीवर लाइक सेंसेशन है, उसके बाद अगर कुछ दिन के बाद पेशेंट को जॉन्डिस डेवलप होने लगता है। जब लीवर एंजाइम्स होता है तो उसमें देखा जाता है कि जो टोटल बिलिरुबिन है वो बढ़ा हुआ है, जो SGOT SGPT जो है वो लेवल्स बढ़े हुए हैं, तब हम लोग को सस्पिशन होता है कि एक्यूट वायरल हो सकता है, वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है। यही सारी चीज़ें क्रॉनिक हेपेटाइटिस के साथ भी देखने को मिल सकता है कि लीवर एंजाइम एलिवेशन है, जॉन्डिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। कभी कभी पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि जैसे प्रेग्नेंट हैं और उनका स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया तो उसमें हेपेटाइटिस B या C पॉजिटिव आ जाते हैं, या फिर ब्लड डोनेट करने गए हैं उस टाइम पे हेपेटाइटिस B C पॉजिटिव आ गए, या फिर पेशेंट का कोई सर्जरी होना है उससे पहले अगर टेस्टिंग किया गया है तो पॉजिटिव आ जाते हैं। तो इस तरह से भी प्रेजेंटेशन होता है। बहुत काफ़ी कॉमन ये भी है कि कुछ पेशेंट एडवांस स्टेज ऑफ लीवर इलनेस में आते हैं, जैसे कि कोई पेशेंट अगर सिरोसिस है
उसके कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं और उसमें हम जब टेस्ट करते हैं तो पता लगता है कि हेपेटाइटिस बी और सी है। तो ऐसे केसेस में यूजली हम लोग क्या करते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी जब भी डिटेक्ट होता है तो जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है हम लोग उसको भी स्क्रीन कर लेते हैं, ताकि जो कंडीशन इसमें डेवलप किया है, इस पेशेंट में डेवलप किया है, वो दूसरे में ना हो। उसको पहले अर्ली स्टेज पे ट्रीटमेंट या फिर जो मॉनिटरिंग जरूरी है वो सब उनको कर पाए हम लोग, ताकि उनमें एडवांस स्टेज ऑफ लिवर डिजीज़ ना आए। तो कोई भी पेशेंट अगर हेपेटाइटिस बी का है, सी का है, उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को यूजुअली हम लोग स्क्रीन कर लेते हैं, ताकि उनमें भी इन्फेक्शन अगर हो तो हम लोग जल्दी पकड़ सकें और जल्दी उसका इलाज कर सकें है। जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है उसमें हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, जो कि बचपन में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूडेड है, जो कि दिया जाता है बच्चों को और काफ़ी इफेक्टिव वैक्सीन है। जो क्रॉनिक इन्फेक्शंस है हेपेटाइटिस बी और सी, तो हेपेटाइटिस बी के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, जो कि बहुत सस्ता वैक्सीन है और काफ़ी इफेक्टिव वैक्सीन भी है, जिसको कि 3 डोज में दिया जाता है। पहला डोज 1 मंथ अपार्ट होता है, सेकेंड डोज 6 मंथ के इंटरवल पे होता है और काफ़ी इफेक्टिव है, मोर देन 90-95% इफेक्टिव है आपका क्रॉनिक इन्फेक्शन इस्टेब्लिश करने से बचने के लिए। अब जो हेपेटाइटिस ए और ई है यूजुअली सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है। जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी है उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो जो हेपेटाइटिस बी है उसके लिए जो मेडिकेशंस आती हैं वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करती हैं, क्योर करना मुश्किल है। लेकिन हेपेटाइटिस सी के लिए पिछले 5-7 साल में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है मेडिकेशंस में, और उसका 98% तक क्योर सिर्फ ओरल मेडिकेशंस के थ्रू ही पॉसिबल है। सिर्फ गोली टैबलेट खा के 3 से 6 महीने के इलाज के साथ हेपेटाइटिस सी वायरस को शरीर से हटाया भी जा सकता है। तो बेसिकली हर पेशेंट को या हर इंडिविजुअल को जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वायरल हेपेटाइटिस के लिए, जैसे कि ए और बी के लिए, वो वैक्सीनेशन उनको टाइमली ले लेना चाहिए। और बाकी जो प्रिकॉशंस हैं, ताकि जैसे कि हाई रिस्क बिहेवियर्स जो होते हैं, जो इन्फेक्टेड ब्लड का ट्रांसमिशन होता है, या फिर अगर शेयर्ड निडल यूज़ करते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर होता है, तो ये सब चीज़ से इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है, वो सब अवॉइड करना चाहिए ताकि क्रॉनिक इन्फेक्शन इस्टेब्लिश ना हो। जो एक्यूट इन्फेक्शन है उसके प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन तो बता ही दिया मैंने, साथ में जो क्लीन वाटर एंड फूड है उसको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये फीको ओरल ट्रांसमिशन इसका होता है। अगर साफ़ पानी पिएंगे, अच्छा पानी पिएंगे, तो उससे इन्फेक्शन नहीं होने का फ़ायदा मिलता है।